Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video, we'll be discussing about class 12th geography, particularly for the batch of 2024 to 25 CBSE students. Alright, so ये जो video है, it will be a complete guide and I'll share a proper strategy for preparation of geography. Alright. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दैट आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी है एंड ट्रस्ट मी इफ़ यूल फॉलो ऑल द स्टेप्स दैट आई विल टेल, इफ़ यूल फॉलो ऑल द टिप्स एंड टेक्निक्स दैट आई विल शेयर विद यू, देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ परफेक्ट 100 इन जोग्राफी. ठीक है, तो सबसे पहले ना लेट मी टेल यू कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है और उसमें भी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी दो बुक्स हैं राइट. पहली है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दिस इज फर्स्ट बुक, एंड योर सेकंड बुक विल बी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. ठीक है, दिस इज योर सेकंड बुक. तो ये वाली जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें आपके हैं टोटल 8 चैप्टर्स राइट. ह्यूमन ज्योग्राफी फॉर 3 मार्क्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 2 चैप्टर्स हैं, दैट इज यूनिट 2 फॉर 8 मार्क्स. यूनिट 3 for 19 marks, that includes primary activities, secondary, tertiary, transport, communication and trade, as well as international trade. ठीक है, तो ये कितने चैप्टर्स हो गए? 5 चैप्टर्स फॉर 19 मार्क्स राइट. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. अब अगर आप थोड़ा सा मार्क्स को डिवाइड करो, ये 3 मार्क्स का है, ये जो दोनों है ये अप्रॉक्स 4 मार्क्स के हो गए, ये जो 5 चैप्टर हैं अप्रॉक्स 3 या 4 मार्क्स ऐसे बैठेंगे. ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि सबकी वेटेज ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, सो हम वेटेज के बेसिस पर ज्योग्राफी में चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बुक्स में, दोनों ही आपकी जो बुक्स हैं उसमें 5 मार्क्स का मैप होगा. ठीक है, सो टोटल 10 मार्क्स आपके मैप के होंगे. अब ये जो मैं पॉइंट आउट चीज़ ये करना चाह रही हूँ कि सारे चैप्टर्स की वेटेज इक्वल है, यू कैन प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स. ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो आपका ये वाली जो आपकी बुक आती है इसमें भी आपके देखो यहाँ पे आपके 9 चैप्टर्स हैं. ठीक है, अब वेटेज आप देखो 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ह्यूमन सेटलमेंट्स, आपकी जो यूनिट 3 है ये पूरी 10 मार्क्स की आएगी जिसमें 4 चैप्टर्स हैं, ये आपका 7 मार्क्स का बनेगा और ये 9th वाला आपका 5 मार्क्स का राइट. तो अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है वेटेज में, एंड ऑब्वियसली 5 मार्क्स फॉर मैथ्स. तो ये समझ में आ गया अब आपको क्या करना है कि आप वेटेज के बेसिस पर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज़ दैट अभी आपका अक्टूबर स्टार्ट हो गया है राइट. अक्टूबर स्टार्ट हो गया आपका. अब एक चीज़ समझो, अब तक आपने जो भी कर लिया, यू हैव टू डिवाइड योर एंटायर ज्योग्राफी का जो आपका सिलेबस है. ठीक है, जो भी आपने अब तक करा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो. ठीक है, जो आपका हो गया और जो आपका नहीं हुआ. ठीक है, जो आपका हो गया है फोकस ऑन रिविजन पार्ट, और जो आपकी चीज़ें आती हैं नॉट डन में, ठीक है, ऐसी चीज़ें, ऐसे चैप्टर्स या टॉपिक्स जो अभी तक करे नहीं हैं उन्हें भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, हार्ड एंड ईजी. तो सबसे पहले इस टाइम पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपका बिल्कुल बफर टाइम होता है जिसमें आप प्रिपरेशन करते हैं, प्री बोर्ड्स देते हैं, तो एक फुल फ्लेजेड आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन होती है इस टाइम पर. ठीक है, तो फोकस ऑन हार्ड chapters first and then go towards your easy chapters राइट. सो ये पहला स्टेप तो आपको करना पड़ेगा. थोड़ा सा अपने आप को एक रियलिटी चेक देना है कि कितने चैप्टर्स हो गए, कितने नहीं हुए, कौन से हार्ड लगते हैं, कौन से ईजी लगते हैं. समझ में आ गया. नाउ टू प्लान आवर प्रिपरेशन हमें क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन समझना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पेपर का क्या डिज़ाइन आएगा आपका. 17 MCQs आएंगे. ठीक है, 1 मार्क्स ईच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 मार्क्स आपके हो जाएंगे MCQs के. ठीक है, उसके बाद आपके जो सोर्स बेस्ड है, ठीक है,
सोर्स बेस्ड, 2 सोर्स बेस्ड आएंगे एंड 1 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स. तो ये आपका टोटल 6 मार्क्स का हो जाएगा सोर्स बेस्ड. आफ्टर दैट 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ठीक है, ये कितने मार्क्स के होंगे? 3 मार्क्स के, 12 मार्क्स के हो गए शॉर्ट आंसर्स. उसके बाद आपके 5 आएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, राइट. 5 × 5, ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो ये आपके हो गए 25 मार्क्स. एंड आफ्टर दैट आपका मैप आएगा कितने मार्क्स का? 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एक 5 मार्क्स का, तो ये 10 मार्क्स का आपका मैप हो जाएगा दोनों बुक से, एक फर्स्ट बुक से, एक सेकंड बुक से. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है. अब यहाँ से मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि आप देखो भाई, MCQ 17 मार्क्स आपके MCQ पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, 17 मार्क्स, जो एक बहुत बड़ी डील है हमारे लिए, है ना. तो ये चीज़, ये जो पोर्शन है क्या बताता है कि NCERT की इन डेप्थ रीडिंग. सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि ज्योग्राफी अगर मैं किसी कोई नोट से पढ़ सकता हूँ, कोई रेफरेंस बुक से पढ़ सकती हूँ, देन ये पॉसिबल नहीं है. अगर आपको एक आप एम लेके चल रहे हैं 100 on 100 का, ठीक है, या फिर 95 अबव का, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? NCERT की अच्छे से इन डेप्थ रीडिंग करनी पड़ेगी, सो दैट कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो. ठीक है, फाइन. सो सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आफ्टर सेग्रीगेटिंग योर सिलेबस, मेक योर माइंड कि भाई किसी के नोट्स, कोई रेफरेंस, कोई यूट्यूब लेक्चर्स बिल्कुल 100% आपकी प्रेपरेशन नहीं करा सकते. ये सिर्फ और सिर्फ देखो सप्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं, या आपकी जो प्रेपरेशन है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं, बट एक फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन आपकी NCERT रीडिंग से होती है, राइट. उसके बाद जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपने अभी तक अपना जो सैम्पल पेपर है वो देख लिया होगा. बहुत हार्ड नहीं है, है ना, ये इजीली हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन, आपका एक चैप्टर है, इफ़ यू हैव एन ओवरऑल आइडिया अबाउट ट्रांसपोर्टेशन कि आपकी चैप्टर में क्या दिया हुआ है, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई भी सोर्स नहीं आने वाला. ठीक है, आफ्टर दैट आपके आते हैं शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, राइट. ये देखो 12 मार्क्स और 25 मार्क्स, राइट. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? देखो लॉन्ग आंसर्स 5 मार्क्स के हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे हैं कि आपको यहाँ पे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. एंड द थिंग इज़ दैट, सी आई एम ट्राइंग टू ब्रेक डाउन एंटायर पेपर फॉर यू कि आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए. बिकॉज पेपर कैसा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा हमारी प्रेपरेशन कैसी होनी चाहिए, आइडियल प्रेपरेशन. ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि थियोरेटिकल, ठीक है, आपका जो ज्योग्राफी है इस बार का वो थियोरेटिकल है. 10th की तरह बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है. ठीक है, थ्योरी यहाँ पे ज़्यादा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, डेफिनेशंस हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है. ठीक है, थियोरेटिकल साथ ही साथ डेटा है ना, डेटा भी बहुत ज़्यादा है. भाई ट्रांसपोर्टेशन है तो कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, आपका इंटरनेशनल ट्रेड में आता है. ट्रांसपोर्टेशन में आपका आता है भाई हाईवेज सबसे लंबे, है ना, कौन सी कंट्री में है. उसके बाद आपके पोर्ट्स आते हैं. अगर आप इंडिया वाली बुक में आए तो पॉपुलेशन का डेटा होता है, काफ़ी सारा डेटा है. सो यहाँ पे आपको जो आप पढ़ेंगे, आपकी थियोरी को, आपकी टेक्स्ट को कॉम्प्लीमेंट करना है डेटा के साथ. एंड मेक श्योर कि आपको लेटेस्ट डेटा पता हो. ठीक है, यू हैव द लेटेस्ट पब्लिकेशन ऑफ ज्योग्राफी NCERTs. ठीक है ना. अब ये जो डेटा है ना, इसकी बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ रिसर्च करनी है, सब बुक से ही आएगा. बट द थिंग इज़, आप जितना स्मार्ट तरीके से और जितना कंसिस्टेंटली उसको रिवाइज करते रहेंगे, उतना ज़्यादा वो आपको याद रहेगा. ठीक है, सो यहाँ मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि आपको पता है आपके जो चैप्टर्स हैं वो बहुत थियोरेटिकल है, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा भी है और आपको लंबे लंबे आंसर्स भी लिख के आने हैं, है ना. तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप नोट मेकिंग करें, मेक योर नोट्स. ठीक है, बिकॉज सिर्फ बुक में हाईलाइट कर
बुक में ही सिर्फ अंडरलाइन या बुक से पढ़कर इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। सो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अपने नोट्स बनाइए, राइट। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक है एक चैप्टर में, उसको पूरा लिखो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, व्हाट्स द लेटेस्ट डेटा, एक्सप्लेन दैट, अपने एक कंपाइल्ड अच्छे से अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद मैप वर्क, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका मैप वर्क आता है। अब मैप में भी आपके पास अच्छी बात यह है कि एज सच कुछ भी नहीं आ जाएगा कहीं से भी उठ के, आपके बुक में सारे मैप्स हैं, बुक में सारी इन्फॉर्मेशन है, वहीं से आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको मैप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट। सो अब देखो पूरे सैम्पल पेपर को, पूरा जो आपका पेपर डिज़ाइन है उसको हमने ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया है। सो आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ये जो भी समझाया है, लेट मी समराइज इट, कि मैं बोल क्या रही थी इतनी देर से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने चीज़ बोली, NCERT रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट मिस दिस आउट, ये आपको करनी ही पड़ेगी। थियोरेटिकल सिलेबस है हमारा, तो याद रखने के लिए हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब आप नोट्स के लिए भी एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपका बहुत एक्सटेंसिव नोट्स बनाने का मन नहीं है, देखो मैंने क्या करा था, मैंने तो एक्सटेंसिव नोट्स बनाए थे, ठीक है। हर टॉपिक के, हर चैप्टर के आई यूज टू मेक नोट्स, आई यूज टू राइट, ठीक है। बट अगर अभी आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस काफ़ी पीछे है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक एक टॉपिक के नोट्स बनाने बैठे, तो आप क्या कर सकते हो, आपका एक पेज है, एक टॉपिक है, उसके पास एक आप पोस्ट इट चिपका लो, ठीक है। जो स्टिकी नोट्स आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो, और जो भी उस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शॉर्ट करके वहाँ पे आप उस पोस्ट इट में लिखकर बुक में ही लगा लो, ताकि जब आप रिवीजन करें तो NCERT पूरी ना पढ़नी पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ एक ही पोस्ट इट से वो पूरा टॉपिक, वो पूरा पेज आपका रिवाइज हो जाएगा। समझ गए? ये आप एक चीज़ कर सकते हो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो, राइट। सो ये 2 तरीके हैं नोट्स बनाने के। नाउ डिपेंड्स ऑन योर प्रेपरेशन, आपको क्या सूट करता है, राइट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि डेफिनेशंस पर ध्यान दो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हंटिंग गैदरिंग क्या होती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपके पास सपोज आपको एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर एक वो दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप स्टार्ट कैसे करेंगे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर आप उसके बारे में और जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो ऐड करेंगे, एंड देन यू विल लास्ट में ऐड प्लेसेस कि कहाँ कहाँ ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो आपके सेग्रीगेशन होते हैं वो, और कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होती थी, मेजर एरियाज़, ठीक है। सो इस तरह से आप ये बताएंगे। उसके बाद प्लेसेस जो मैंने अभी बताया, ठीक है। आपका जो आंसर है उसमें अगर ज्योग्राफी में आपने प्लेसेस ऐड नहीं करी, कंट्रीज़ के नाम ऐड नहीं करे, उस पर्टिकुलर जगह की अगर कोई स्पेशलिटी है वो मेंशन नहीं करी वो जगह वहाँ पर, देन डेफिनेटली आपकी ज्योग्राफी की प्रेपरेशन अच्छे से नहीं हुई है। सो मेक श्योर कि हर टॉपिक की 3 से 4 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के नाम, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के नाम, इंडिया वाली बुक की बात करो तो टाउन्स, सिटीज़, स्टेट्स के नाम आपको पता हो, ठीक है। देन डेटा, जैसे मैंने बताया डेटा ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आंसर में, वो आपके आंसर को इन्हांस करेगा, राइट। अब सपोज आपने कुछ पॉपुलेशन पे आंसर दिया है, अगर आप थोड़ा सा डेटा ऐड कर दें पॉपुलेशन का, सपोज मेल फीमेल पे कुछ क्वेश्चन आया है, सो आप डेटा दे दें कि मेल की इतनी है, फीमेल की पॉपुलेशन इतनी है, सो आपका आंसर वहीं पे एक अच्छा इंप्रेशन देगा एग्जामिनर को, ठीक है। सो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं वाइल राइटिंग द आंसर, ठीक है। उसके बाद डायग्राम्स, डेफिनेटली अब यहाँ ना ज्योग्राफी में क्या है, आपका ज़्यादा डायग्राम्स आज सच नहीं है, ठीक है। 11th में ज़्यादा थे जब आपका क्लाइमेट वाला, हिमालय वाला वो चैप्टर होते थे, है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सपोज कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स पे क्वेश्चन है, वहाँ थोड़ा सा आप जो भी सेटलमेंट्स आपने प्रैक्टिस करी है थोड़ा सा उसका डायग्राम बना के दिखा दो, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपको पता है। तो इस तरह से आप
छोटे छोटे डायग्राम्स अगर पॉसिबल है तो बना सकते हैं अपने आंसर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, नॉट वेरी कंपल्सरी, राइट। देन फ्लो चार्ट्स देखो बहुत आई वोंट से इम्पॉर्टेंट है, बट ये एक ऐसा तरीका है अपने आंसर को प्रेजेंट करने का जो आपका एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका आएगा, ठीक है, फ्लो चार्ट्स की वजह से। अब सपोज आपका माइग्रेशन है, ठीक है, माइग्रेशन के क्या टाइप्स होते हैं, आप क्या करेंगे, माइग्रेशन को डिफाइन करा, उसने पूछा है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, तो माइग्रेशन लिख के आपने एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना लिया कि ये माइग्रेशन के टाइप्स होते हैं, एंड देन नीचे 1 2 3 4 करके इनको एक्सप्लेन कर दिया हर एक माइग्रेशन के हर एक टाइप को, ठीक है। सो ये जो फ्लो चार्ट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रस्ट मी मैंने अपने एग्जाम्स में बहुत फ्लो चार्ट्स यूज़ करे थे बिकॉज आई लव मेकिंग फ्लो चार्ट्स। इवन नाउ फ्लो चार्ट्स मुझे बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये आपके आंसर को एक बहुत अच्छा लुक देते हैं, बहुत एक प्रेजेंटेबल आपका आंसर लगता है। मैप वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका स्विस कैनाल का मैप हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया में तो इंडिया के मैप्स हैं ही, इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो हैं ही, ठीक है। सो मैप की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज़ समथिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना, मतलब मुझे मैप्स ने कभी बोर नहीं करा ऑनेस्टली, है ना। सो देखो सबका अपना अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट यहाँ पे अगर आप एक बहुत अच्छा स्कोर करने का एम रखते हैं देन मैप्स अच्छे से करने पड़ेंगे। अब मैप्स पे मैं इतना एम्फेसाइज देखो क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मैप्स जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपको वो 10 मार्क्स नहीं दिलाएंगे जो मैप्स का आएगा, ये आपके ज्योग्राफी के ना कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट योर अर्थ, इट्स अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट वर्ल्ड, राइट। सो अगर आप वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंडिया का मैप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देन आप ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सो इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो डेफिनेटली देखो सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, बट आपकी ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये आपको देता है जब आप मैप पर प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप मैप प्रैक्टिस करते रहें। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा मैं देखो आपने देखा होगा अगर हिस्ट्री की वीडियो में, पॉल साइंस की स्ट्रैटेजी की वीडियो में, मैंने सब में यही चीज़ बोली है कि अगर आपने एक चैप्टर एक बार पढ़ लिया, उसकी ओवरऑल रीडिंग कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ उस पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है, उनको देखो एंड देन वो चैप्टर फिर से उसकी इन डेप्थ रीडिंग करो, देन आप नोट्स बनाओ, ठीक है। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो बोर्ड्स में डेफिनेटली रिपीट होते हैं, सेम सिलेबस है, सेम बुक्स है, नए क्वेश्चंस नहीं बन सकते, है ना। थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होती है बट ओवरऑल कंसेप्ट सेम रहता है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर टॉपिक के आगे एक PYQ लिख लो उससे रिलेटेड जो आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट्स मार्क कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं कि क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है, एंड आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़। एंड अगर आप फॉलो करते हैं ना देन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, नो नीड टू वरी, ठीक है। और ये जो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बिल्कुल बोर होके मत पढ़ो, ठीक है। आई नो क्लास 12 की ज्योग्राफी थोड़ी बोरिंग है, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो याद नहीं रह पाती, बट थोड़ा सा नोट्स बनाने की कोशिश करो, थोड़ा पॉइंटर्स में लिखने की कोशिश करो, मैप पर प्रैक्टिस करो, स्विस कैनाल है तो थोड़ा अपना मैप बना लो, ठीक है। पॉपुलेशन है, माइग्रेशन है, थोड़ा सा इंडिया पे बना के देख लो कहाँ कहाँ ज़्यादा माइग्रेशन होता है, कहाँ किस माइग्रेशन के जैसे रीजंस की बात है ना, कॉजेज़ इन आउट माइग्रेशन, थोड़ा सा उस पर नोट्स बनाओ, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो तो बहुत ईजीली ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप that you like this video, and if you did then please hit the like button, make sure to subscribe the channel and press the bell icon so that we can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching, see you in the next video.